हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के अंतर्गत क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा। अब आज आपका क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन प्रारंभ हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे जब हम क्रिस्टलीय ठोसों का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर रहे हैं, उसका मुख्य आधार अंतरा आणविक बलों की प्रकृति है, यानी कि वह जिन कणों का या जिन परमाणुओं का या जिन आयनों का वह क्रिस्टल ठोस बना हुआ है, उन कणों के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर कैसा है, इसके बेसिस पर हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यह जो है क्लासिफिकेशन जो है मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। पहला है आपका आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं या आणविक जो आपके सॉलिड होते हैं, ऐसे सॉलिड जो है उनके अवयवी कण या उनके कंपोनेंट जो पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल या आणविक रूप में पाए जाते हैं। आणविक जो ठोस होते हैं, इनके जो आपके कंपोनेंट होते हैं ये आणविक रूप में पाए जाते हैं। यह जो है इसका भी जब हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी आणविक ठोसों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो आणविक ठोस जो है मुख्य रूप से आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक जो है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा जो है ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड आबंधित आणविक ठोस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आणविक ठोसों के अंतर्गत अध्रुवीय आणविक ठोस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड होते क्या हैं कि ऐसे आणविक ठोस जो समान प्रकार के परमाणुओं के सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर आपके जो है ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनके जो कंपोनेंट होते हैं, इनके जो आपके संघटक होते हैं, ये सभी संघटक जो है समान प्रकार के परमाणुओं के सहसंयोजक या कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। चूंकि इनके बीच जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये हमेशा विद्युत के अचालक या विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्थात इनमें कभी जो है विद्युत धारा का संचालन नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस आदि। अब जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस की जब बॉन्डिंग दिखाते हैं तो या सिंगल बॉन्ड या इसी को हम क्या कहते हैं H2। इसी प्रकार से Cl सिंगल बॉन्ड Cl इक्वल टू Cl2। ये जो आपका समान प्रकार के आपके पार्टिकल या कण जो हैं हाइड्रोजन के या क्लोरीन के आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड कहते हैं। क्योंकि समान प्रकार के परमाणु होने के कारण इनके मध्य लगने वाला विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वह बराबर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके हमेशा मध्य में ही रहते हैं, इसलिए ये पोलर नहीं होने पाते हैं।
अब अगला है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं कि ऐसे आणविक ठोस जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिल करके सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा साथ साथ ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ध्रुवीय आपके या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, इनमें दो अधातुओं के मध्य कम और अधिक विद्युत ऋणात्मकता की धातुएं आपस में एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा या सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं और उनमें जुड़ने के विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन का खिंचाव जो है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ जो है होता है, जिससे इनके बीच में एक प्रकार का ध्रुवीय या पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने के कारण इनमें चालकता या विद्युत चालकता का गुण आ जाता है, इसीलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 अमोनिया, SO2। तो अब HCl की स्थिति अगर हम देखें तो HCl में आपका क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जो है वह झुका रहता है, जिससे क्लोरीन पर प्लस माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज जो है वह किस टाइप से आता है या पार्शियल रूप में आता है। पार्शियल आपका प्लस और पार्शियल माइनस होता है, जिससे इनमें क्या होता है आपके पोलराइजेशन का गुण आ जाता है, इसलिए विद्युत के ये सुचालक हो जाते हैं। इसी प्रकार से अमोनिया है। अमोनिया पे आपके क्या होते हैं कि एक लोन पेयर्स जो है वह नाइट्रोजन पे उपस्थित होती है। यह लोन पेयर्स जो है अमोनिया जो है आसानी से किसी भी दूसरे आपके जो है पदार्थ दूसरे तत्व को एक लोन पेयर या जो है डोनेट कर देता है, जिससे इस पर आपका NH आपके जो है या प्लस के रूप में हो जाता है। जैसे HCl के साथ क्रिया करके या NH4Cl के रूप में चेंज हो जाता है। अमोनिया पर आपके प्लस और Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से SO2 भी है। सल्फर और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, जिससे आपके क्या होते हैं कि अंतर होने के कारण इनमें भी पोलराइजेशन का गुण बन जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्या है कि पोलर आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें सहसंयोजी बॉन्ड तो पाए जाते हैं, लेकिन इन सहसंयोजी बॉन्डों के मध्य जो है पोलराइजेशन का गुण होता है। जबकि जो नॉन पोलर होते हैं उनमें भी सहसंयोजी बॉन्ड बनते हैं, लेकिन पोलराइजेशन का गुण उनमें पाया नहीं जाता है। अगला आपका आणविक ठोस है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन आबंधित जो आणविक ठोस होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो बॉन्ड बनता है वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की उपस्थिति में बनता है। तो इनकी उपस्थिति जहां पर होती है वहां पर बनने वाला सहसंयोजी बॉन्ड जो है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो इनमें आपके क्या होते हैं कि जितने भी आपके इन सॉलिड में परमाणु पाए जाते हैं वो सभी परमाणु जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कभी हमने बताया कि इनमें निश्चित रूप से हाइड्रोजन होगी या ऑक्सीजन होगी या तो नाइट्रोजन होगी। इसका बहुत सिंपल उदाहरण है आपका H2O। तो ऑक्सीजन, इसमें आपका क्या है कि ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से बॉन्डिंग किए हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो यह जो आपका सॉलिड बनेगा इस सॉलिड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। और ये जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं
ये सभी विद्युत के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये विद्युत के अचालक होते हैं। इनमें जो है विद्युत धारा जो है वह शुद्ध अवस्था में प्रवाहित नहीं की जा सकती है। अगला है आपका आयनिक ठोस, यानी कि आपके जो है, अब आपको बताया गया पहला आपका क्या था कि पहला, चूंकि हम फिर से समझिए क्रिस्टलीय ठोसों का हम डिवीजन कर रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बेस बना रहे हैं डिवीजन करने में, और इस डिवीजन में पहला आपका अब बताया गया आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो अणुओं के बने होते हैं, जिसमें एक आपका बताया गया ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा आपको बताया गया अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा आपको बताया गया हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। अब दूसरा आपका क्रिस्टलीय ठोसों में दूसरा आपका ठोस है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं, इस परिभाषा देखेंगे, ऐसे ठोस या ऐसे ठोसों में जो अवयवी कण या कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं, ये कंपोनेंट पार्टिकल जो है वे आयन्स होते हैं, जो धन आयन यानी कि प्लस और ऋण आयन यानी कि निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज से आपस में मिल करके जो है एक दूसरे से आबंधित होकर के जो ठोस अवस्था बनाते हैं, उस ठोस अवस्था को हम आयनिक ठोस के नाम से जानते हैं। आयनिक ठोस जितने भी होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। जैसे अब NaCl है, तो NaCl में आपके क्या है कि Na पर हमेशा प्लस चार्ज और Cl पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। लेकिन ये चूंकि जब ठोस अवस्था में होते हैं तब इनमें विद्युत धारा संचालन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इसको हम जल में डालेंगे तो यह आयन के रूप में सोडियम प्लस और Cl माइनस के रूप में अलग हो जाएगा, और जैसे ही यह अलग हो जाता है तो विद्युत धारा जो है वह इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। तो आयनिक तो आपके दूसरे जो है क्रिस्टल किस टाइप के हो गए, आयनिक ठोस के रूप में दूसरे टाइप के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तीसरा आपका क्रिस्टल है वह है आपका धात्विक ठोस। तीसरा क्रिस्टल कैसा ठोस है, धात्विक ठोस है। तो धात्विक ठोस कैसे होते हैं, ऐसे ठोसों के पार्टिकल या ऐसे ठोसों के कंपोनेंट पार्टिकल धात्विक आयन के ठोस होते हैं, यानी कि ये आपके जो जितने भी इसके धात्विक ठोस होते हैं, मेटालिक ठोस होते हैं, ये मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वे धातुओं के बने होते हैं या धातु कणों के बने होते हैं। जैसे आपका ऑरम या सोना है, जैसे आपका जो है प्लेटिनम है, जैसे आपका सिल्वर है, जैसे आपका जो है वह आपका जिंक है, ये सभी आपके धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। इनमें आपके जितने भी इनके पार्टिकल होते हैं ये सभी जो हैं धात्विक ठोस होते हैं, और धात्विक ठोस जो हैं इनमें विद्युत धारा का संचालन जो है वह किया जा सकता है। धात्विक ठोसों में विद्युत धारा का संचालन किया जा सकता है, और साथ साथ ये सभी जो हैं कठोर होते हैं, और इनमें आपका क्या होता है कि ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनमें तन्यता का गुण जो है वह पाया जाता है। इनको पीट करके चादर के रूप में या तार के रूप में इनको जो है हम इनका आकार परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगला आपका ठोस है, चौथा आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उस क्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस।
तो परीक्षा में आपके ज्यादातर इसका जो क्वेश्चन बनता है वह आपका पूछा जाता है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। इसी को हम सहसंयोजक ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो सहसंयोजक ठोसों में आपके क्या होते हैं कि कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड के अंतर्गत आपका आता है कि अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये सभी विद्युत रोधी होते हैं। अब डिफरेंस आप समझिए कि इसके पहले आपने देखा कि एक अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो आणविक रूप में एक जो है आपका अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस में भी आपके कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है पाया जाता है, लेकिन वह जो है कठोर नहीं होता है, वह केवल ठोस होता है लेकिन कठोर नहीं होता है, यानी कि उसमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। उसको जो है आसानी से वहां पर आपके जो है कि वह आधुनिक जो ठोस बनेगा उसका एक अलग गुण होगा, उसमें जो है भंगुरता का गुण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस आपके बनते हैं, इनमें भी आपके जो है अधात्विक पार्ट जो है वे सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन ये सभी जो होते हैं इनमें आपका क्या होता है कि एक प्रकार का जो है जो गुण पाया जाता है वह होता है भंगुरता का गुण। यानी इसको हम अगर तेजी से पीटेंगे तो यह आपके क्या होते हैं कि चूर हो जाते हैं, चकनाचूर जिसको आप कह सकते हो। तो ये जो होते हैं कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपका हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सभी आपके सहसंयोजक नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसी में आपका एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह इसका अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वह अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस है जरूर, लेकिन इसमें विद्युत धारा का संचालन किया जा सकता है, जबकि हीरा में या दूसरे आपके सिलिकॉन कार्बाइड आदि में अधात्विक ठोसों में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। अब ग्रेफाइट में इसलिए होता है कि ग्रेफाइट की जो खटकोणी संरचना होती है उसमें आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खाली रह पाए जाते हैं, जो रन करते रहते हैं। इसी रनिंग के कारण जो है उनमें विद्युत धारा का संचालन हो जाता है। अगला तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोसों का डिवीजन या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगला है आपका क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में आपके जो है सबसे पहली चीज आप चित्र देखिए कि क्रिस्टल जालक की संरचना इस टाइप से होती है। क्रिस्टल जालक की संरचना जो है वह लगभग इस टाइप से मिलती जुलती है। बहुत अच्छा फिगर तो हमारा नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप समझिए क्रिस्टल जालक की संरचना इस टाइप की होती है। तो पहली चीज कि क्रिस्टल जालक को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं त्रिविम जालक। इसी को क्रिस्टल जालक को ही क्या कहा जाता है, त्रिविम जालक भी कहा जाता है। तो त्रिविम, अब इस परिभाषा आप समझ लीजिए क्रिस्टल जालक की। त्रिविम में अनेक बिंदुओं अणु, परमाणु या आयन, जो ये आपके बिंदु दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हीं बिंदुओं की बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल जालक में या त्रिविम जालक में अनेक बिंदुओं अणु, परमाणु या आयन की नियमित जो व्यवस्था होती है, उस नियमित व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक अथवा त्रिविम जालक कहते हैं। यानी कि किसी ठोस में आपके क्या हो गए कि जो परमाणु या आयन जो है जिस व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस व्यवस्था में एक जो उनका बड़ा रूप बनता है, उस बड़े रूप को ही हम क्या कहते हैं,
क्रिस्टल जालक अथवा त्रिविम जालक कहते हैं। और साथ साथ इस क्रिस्टल जालक की एक संरचना, यानी कि अब ऐसे आप समझिए, यहाँ से लगा करके ये पूरी संरचना जो है, यह पूरी संरचना यहाँ से ये पूरी एक संरचना जो है, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल, इसी को हम कहेंगे यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो क्रिस्टल ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका के समूहों को या एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल के समूह को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरे उदाहरण में आप समझ लीजिए कि जैसे हमने क्या किया, ईंटों की एक दीवार बनाई, तो प्रत्येक ईंट जो है उस दीवार का यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका है, और बनी हुई वह पूरी दीवार जिसमें आपके क्या होते हैं कि 3 एंगल बनते हैं, एक जो है आपका लंबाई का, एक चौड़ाई का, एक ऊंचाई का। तो इस प्रकार से तीनों एंगल मिला करके आपके जो होते हैं पूरी दीवार एक क्रिस्टल जालक के रूप में जानी जाएगी, क्रिस्टल लैटिस इसको कहा जाएगा। और साथ साथ प्रत्येक ईंट जो है वह यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका के नाम से जानी जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना। कल हम सभी लोग जो हैं क्रिस्टल जालक के कुछ अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे।